छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना की जनता किसकी सरकार बनाएगी। आज इंडिया न्यूज इन पांचों राज्यों का बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने आया है। स्टूडियो के इस जायज पर देश के 6 दिग्गज पत्रकार हमारे साथ हैं, जिन्होंने इन सारे राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात देखे हैं, वहां के हर समीकरण को समझा है, फिर उन्होंने अपना एक अनुमान निकाला है। ये आकलन अब से थोड़ी देर बाद बारी बारी से आपके सामने होंगे। ये वो आकलन है जो अब से पहले कई बार अलग अलग चुनावों में 95% तक सही साबित हुए हैं। और ये आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 11 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे के बाद काफी हद तक 2019 के आम चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें कुल 83 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे अनुज गुप्ता जी, एनके सिंह साहब, अरविंद मोहन जी, प्रदीप सिंह जी, राहुल देव जी, विनोद अग्निहोत्री जी। और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनके सिंह साहब से। सर आइए। एनके सिंह, पत्रकारिता में 42 साल का अनुभव, ईटीवी के फाउंडर मेंबर और संपादक रह चुके हैं। बीईए में पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रहे। मुझे लगता है कि जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे समय के साथ और हमारे बाकी पैनलिस्ट आएंगे, एक बात मुझे लगता है कि आम राय होगी सबकी, शायद किसी एक का अंतर हो थोड़ा बहुत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पे यही माना जाएगा कि जहां 3 राज्यों में, और ये उत्तर भारत के जो 3 राज्य हैं ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर के होते हैं। मिजोरम, तेलंगाना रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं है कि वहां पे जो मेन प्लेयर हैं, कम से कम बीजेपी वहां पे दोनों जगह मेन प्लेयर नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे वो सरकार में भी है और मेन प्लेयर भी है। और ये रिफ्लेक्ट करेगा पूरे नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल कैरेक्टर को, किस तरह से जनता पॉलिटिकल रुझान अपना प्रदर्शित करेगी 2019 में। एक जो सबसे बड़ी बात देखने आई कि 15 साल के शासन के बाद अगर कोई राज्य फिर से अपने को रिटेन कोई सरकार कर लेती है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात उसी को अगला सेंटेंस यही हम 3 राज्यों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगभग कोई भी ये बेसाख्ता कहेगा कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली इतना दावे से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 2 महीने में जिस तरह की डिलीवरी हुई है उसने सीन को काफी चेंज किया है। और नतीजा ये हुआ कि जैसे कि आप संबल योजना देखें और भी योजनाएं हैं, लेकिन संबल योजना देखें जो किसानों के लिए इन्होंने एमएसपी जो बढ़ाया था 1950 रुपए कर दिया था, उसकी वजह से काफी कुछ ऑफटेक गेहूं का हुआ था पिछली बार, उसका असर पड़ा है। और जो किसान नाराज थे वो धीरे धीरे नाराजगी कम हो गई। तो मेरा ये मानना है कि वहां भी सरकार शिवराज सिंह चौहान की आएगी, छत्तीसगढ़ में आएगी। और यही बात हम उतने ही दावे से कह सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा दावे से कह सकते हैं कि राजस्थान में किसी भी कीमत पे बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी और वहां पे कांग्रेस अच्छे मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। 2 जगह आ रही है, 1 जगह नहीं, इसका क्या कारण? जी बिल्कुल। अब देखिए हर जगह का इलेक्टोरल परसेप्शन और बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। आप जरा सोचिए कि 15 साल से, और 15 साल से तमाम डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट्स की, इसके बावजूद जो एक वोटर फैटीग होता है कि नहीं भाई अब ये सरकार तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो नहीं है। और ये अगर दोबारा रिपीट हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में किसानों की फायरिंग, दलितों की नाराजगी, ये दोनों बहुत स्पष्ट थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखें कि 2 महीने में चीजें काफी तेजी से बदली हैं। और कम से कम जो सवर्ण की नाराजगी थी वो विकल्पहीनता के कारण, और जो एक सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, लगातार ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस में कौन, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है, वहीं पे मध्य प्रदेश में बहुतायत है लीडर का। और इतने लीडर हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सीटों के बंटवारे में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा। नतीजा ये हो रहा है कि जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम वोट दें तो किसको दें, कमलनाथ आएंगे कि सिंधिया आएंगे या दिग्विजय सिंह आएंगे। लिहाजा ये जो कंफ्यूजन है ये किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि विकल्प दोनों चीजें एक साथ चलती है। 2014 में आपको याद होगा कि एक तरफ जहां
जबरदस्त नाराजगी थी करप्शन को लेके यूपीए 2 के मनमोहन सरकार के साथ। उस शून्यता को भरने के लिए एक नरेंद्र मोदी ऐसा एक कद्दावर व्यक्तित्व आता है, और वो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व था। ध्यान रखिएगा, वो बीजेपी का कमाल नहीं था, वो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व था। हालांकि आरएसएस भी कहती है कि उसने भी काफी कुछ मदद किया तभी हो पाया, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक पर्सनालिटी थी। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश की बात कर ली है, आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, आपसे बात करेंगे राजस्थान की। हालांकि राजस्थान का पिटारा आपने खोल दिया है, आपने ये कह दिया है कि राजस्थान में किसी हालत में भी बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं होगी, लेकिन आपसे आंकड़े जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। फटाफट क्विकली है, और इसीलिए इस ओपिनियन के पोल के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। एनके सिंह साहब मेरे साथ हैं। एनके सिंह साहब, फटाफट तीनों राज्यों का डाटा बता दीजिए, जिन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। देखिए दीपक जी, ये तीनों राज्य बाय चांस बाईपोलर हमेशा रहे हैं, 2 ध्रुवीय इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस या बीजेपी। अब की बार कुछ नए फैक्टर्स आए हैं, जैसे मायावती सेपरेटली लड़ रही हैं, और वो भी सेपरेटली इस तरह नहीं लड़ रही हैं, अजीत जोगी से कहीं मिलकर लड़ रही हैं, कहीं समाजवादी पार्टी से। तो एफपीटीपी सिस्टम में अगर नेक एंड नेक फाइट होती है, तो उसमें अगर एक थर्ड वेरिएबल 4% भी इधर उधर कर देता है, तो आंकड़े हमारे गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे और आपके व्यूअर से माफी मांगता हूं कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, लेकिन मध्य प्रदेश का जी आपके में डाटा इसमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में मेरा मानना है कि 120 और 110, 120 बीजेपी को रहेगा, 110 कांग्रेस को रहेगा, और बाकी मुझे लगता है कि इसी पे ये कहीं न कहीं 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी फिर से बनाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मध्य प्रदेश से बेहतर हालत में है। उसकी वजह ये जो डिलीवरी किया है उन्होंने, वो डिलीवरी अभी भी काफी संतोषप्रद है। मैं अभी जाके देखा है, मैंने वहां पे अंदर गया था, दंतेवाड़ा वगैरह में भी गया था, तो वहां पे जो आम जनता है वो काफी खुश है डिलीवरी को लेकर, और खास करके पीडीएस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जिसमें कि 35 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें जो रमन सिंह ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो टेक्नोलॉजी है, उसका गवर्नेंस में और डिलीवरी मॉडल में जो इंट्रोडक्शन किया है, उससे बहुत अच्छा वो हो गया है। तो मैं ये ज्यादा दावे से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है बीजेपी के लिए वो ज्यादा बेहतर है मध्य प्रदेश से। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में एक राज्य ऐसा है जिसको कि हम बेसाख्ता कह सकते हैं कि नहीं, वहां पे किसी भी कीमत में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है और कांग्रेस सरकार बनाएगी, वो राजस्थान है। और उसकी वजह बहुत साफ है। एक तो ट्रेडिशन रहा है वहां पे चेंज करने का, लेकिन उससे भी ज्यादा रहा है कि वाकई डिलीवरी के लेवल पे बहुत काम नहीं हुआ है। जिस तरह मध्य प्रदेश के आप आंकड़े देखें, बजट 2003 के मुकाबले करीब 7 गुना बढ़ा है। डिलीवरी के लगभग हर पैरामीटर पे 4 से 8% मैं देख रहा था। प्राइमरी स्कूल्स करीब 4 गुना खुले हैं, सेकेंडरी स्कूल 2.5 गुना खुले हैं, और उनमें टीचर्स भी अपॉइंट हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज राजस्थान में नहीं मिल रही। यही वजह है कि जनता की नाराजगी वैसे तो बदलता है, लेकिन नाराजगी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में भी सरकार आएगी कांग्रेस की आएगी जी। लेकिन आपको अजीत जोगी कितना बड़ा फैक्टर लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर? बड़ा अच्छा सवाल है। अजीत जोगी थर्ड वेरिएबल एक अच्छा, और अजीत जोगी बाय चांस ट्राइबल उससे आते हैं, और ट्राइबल के साथ एक क्रिश्चियन वाला भी उनका है जो कंट्रोवर्सी में रहा है। वहां पे कुछ भी कहिए, उस पर्टिकुलर इलाके में करीब 12-14 सीटों पे अजीत जोगी का कमोबेश इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत रहा है। 4 सीटें ऐसी है जहां पे अजीत जोगी निर्णायक भूमिका में है, और ये 4 सीटें उनको जाएंगी। जहां तक दलित का सवाल है, अगर ट्राइबल एरिया छोड़ दीजिए तो पूरे देश में दलित लगभग समान रूप से विभाजित है। मतलब उसका प्रेजेंस 12 से 18% लगभग हर जगह रहा है। पंजाब में 32 हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि दलित अगर मायावती के साथ, और ध्यान रखिएगा ये सारे इलेक्शन के एनालिसिस में कि मायावती देश की अकेली पार्टी बीएसपी है जिसमें कि 100% ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट है। वोट पूरे के पूरे जहां इशारा करती है वहां चला जाता है। हो सकता है 80% हो जहां पे बहुत एक्टिव ना हो, लेकिन यूपी में जैसे 100% ट्रांसफरेबल है, मध्य प्रदेश में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर ये वोट ट्रांसफर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये वोट दरअसल कांग्रेस को हमेशा जाते रहे, और यही खास करके छत्तीसगढ़ में भी है कि अगर ये अजीत जोगी और मायावती मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होगा।
नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत जोगी आगे चलकर आशीर्वाद साबित हो सकते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं अब बुलाता हूं अरविंद मोहन जी को। एनके सिंह जी, आप आइए, अपनी कुर्सी पर विराजित हुई। अरविंद मोहन जी, आपको बुलाता हूं, आप आइए और अपना विश्लेषण बताइए। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एनके सिंह साहब जैसा ही आंकड़ा होने वाला है या कुछ गड़बड़ उसमें होने की उम्मीद लगती है? नहीं, मुझे चेंज लग रहा है बड़ा, और बड़ा इन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा मुल्क के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, उससे पहले मुल्क के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि अरविंद मोहन जी कौन है और कितने सालों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन पत्रकारिता में 35 सालों का अनुभव। दैनिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे और जनसत्ता में संपादक रहे। सीएसडीएस में 3 सालों तक काम किया। सर, मुल्क की हवा बनाने बिगाड़ने के लिहाज से इनका और ज्यादा महत्व है। राज्यों में बदलाव अपनी जगह है, या पुरानी सरकार का रहना एक बड़ा मसला है, लेकिन उससे मुल्क की हवा बननी बिगड़नी है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए आप तेलंगाना और मिजोरम के तुलना में इनका महत्व काफी ज्यादा देखें। कांग्रेस को अगर अगले 19 के चुनाव में अगर धुरी बनना है तो इन राज्यों में बेहतर परफॉर्म करना होगा, और अगर इसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो उसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता। वो बड़े मजे से जीतेंगे और फिर कोई ऐसी धुरी उनके खिलाफ बनती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बाकी पार्टियां एक एक राज्य वाली हैं और उनकी भी उस राज्य में कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है। मध्य प्रदेश का डाटा, मध्य प्रदेश मोटे तौर पे मुझे अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस को जा रहा है, क्योंकि 15 साल की नाराजगी है। किसानों की नाराजगी काफी ज्यादा है, क्योंकि किसानों की हालत सब जगह खराब है। मध्य प्रदेश में वो पोलराइज होता दिख रहा था, उस पॉइंट के बाद वायलेंस होने के बाद से वो पोलराइजेशन तो टूटा है, लेकिन नाराजगी अंदर अंदर काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में दलितों में भी नाराजगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो थोड़ी मुश्किल है वो सिर्फ ये है कि उसकी लीडरशिप बिखरी हुई है, और उससे भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ ये है कि कांग्रेस के लीडरशिप में ओबीसी और दलित की कोई जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर दलित ओबीसी लीडरशिप होती तो कांग्रेस स्वीप करती। इस मामले में किसको? सिंधिया जी अपने को नहीं गिनते और उनको राज्य भी नहीं गिनता कि वो ओबीसी हैं। वो खुद भी नहीं गिनते और राज्य भी उनको नहीं गिनता। वो राज्य तो उनको महाराजा ही मानता है, और वो अपने को मराठों के ट्रेडिशन से और उससे जोड़ते हैं। और ठीक उल्टा बीजेपी के साथ है कि ओबीसी लीडर की लाइन लगी हुई है वहां, और एक से एक अच्छे ओबीसी लीडर हैं। तो 2013 में अरुण यादव अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो ओबीसी तो ओबीसी को नहीं गया कांग्रेस के साथ। नहीं, ओबीसी खाली गिनती गिनाने को तो होंगे। अरुण यादव तो सुभाष यादव के बेटे हैं। नहीं, लीडर होना चाहिए ना। नहीं, अरुण यादव लीडर थे, प्रदेश जिसको समाज माने वो लीडर है ना। समाज पार्टी बनाने कांग्रेस ने चौहान भी ओबीसी लीडर, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष लगातार चुनाव जीत रहे थे शिवराज सिंह चौहान, लगातार चुनाव में अपनी, लेकिन स्टेट के लीडर नहीं थे वो। उमा भारती बड़ी लीडर थी उनसे। उमा भारती तो बड़ी लीडर थी, उनका प्रोफाइल अलग था, शिवराज सिंह चौहान का प्रोफाइल ओबीसी प्रोफाइल भी था उमा भारती के साथ। विनोद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट वोट पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को मिला। तो अब आप बीएसपी को हम मानते हैं कि उसकी पार्टी, कांग्रेस को तो नहीं मानते हैं। चलिए, आपने बीएसपी की बात की, छत्तीसगढ़ का डाटा खोल दीजिए। छत्तीसगढ़ मेरे हिसाब से काफी क्लोज है, और इस क्लोज होने में जो अजीत जोगी को पार्टी खड़ी कर रही है, बीजेपी भी उस पर सपोर्ट कर रही है, या मीडिया भी जिस तरह से उनको देख रहा है, मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी पैदा करेंगे। अगर साफ मैंडेट नहीं आया, जो मुझे लग रहा है अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को अपर हैंड इसलिए दिख रहा है कि 15 साल की नाराजगी के बावजूद एक तो सरकार का कामकाज बहुत व्यवस्थित है, और राज्यों की तुलना में छोटा राज्य होने से, और उससे भी ज्यादा बड़ी वजह ये है कि छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर का है, और उसको ये सरकार अभी सूट कर रही है। तो वो लॉबी अभी कहीं से बदलाव की हवा को नहीं बनने देगी, वो जरूर कोशिश करेगी कि रमन सिंह सरकार रहे। अच्छा, मुझे बताइए, 42 और 40 ये टोटल हुआ 82,
टोटल सीटें 90 हैं। तो क्या आप 8 सीटें अदर्स या फिर अजीत जोगी को दे रहे हैं? अजीत जोगी को इसमें से एक अच्छी सीटें मिलेंगी और वो बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और जो आज बीजेपी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वो कांग्रेस का वोट काटेंगे, कल को अगर वो 5 से ऊपर सीटें पाते हैं तो वो बीजेपी के लिए ही सबसे बड़ा सिरदर्द बनेंगे, क्योंकि जो बार्गेनिंग वो करेंगे वो संभालना सबको मुश्किल होगा। अगर ये एक सवाल मेरा है, मध्य प्रदेश पर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 135 सीटें दी हैं, तो क्लीन स्वीप तो आप दे ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दलित तो पिछड़ा होता तो स्वीप इससे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जितनी 15 साल की नाराजगी है उस हिसाब से स्वीप बड़ा होता। जो पोलराइज करने वाली चीजें थी, जैसे किसानों को पोलराइज करने वाली चीज थी, ये पोलराइज करने वाला फैक्टर कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस के लीडर आपस में लड़ रहे हैं, अदरवाइज स्वीप होती। राजस्थान तो सबके साथ ही जाना है लगभग, क्योंकि राजस्थान की हवा एकदम बदली दिख रही है। लेकिन राजस्थान की हवा मुझे लगता है कि जितनी कांग्रेस ने बनाई है उतनी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने भी बनाई है, क्योंकि बार बार ये बात कि योगी मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं, ये पता नहीं जमीन पर कितना है नहीं है, मुझे अभी भी इसका बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि राज्य से नाराजगी जरूर होगी सरकार से, इमीडिएट वही सरकार है। लेकिन वसुंधरा राजे या चौहान या रमन सिंह कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाके कोई प्रोग्राम बड़ा चला लिया होगा, कोई इनके डिक्टेट को नहीं माना होगा या बीजेपी के डिसिप्लिन से बाहर गए होंगे, ऐसा कोई अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। तो इसलिए ये कहना कि इनके खिलाफ हवा है, उनके खिलाफ नाराजगी है, ये नहीं है। लेकिन तब भी जो राजस्थान की परंपरा है और राजस्थान में जो हवा दिख रही है उसमें मुझे राजस्थान में कांग्रेस आती दिख रही है झमाझम। तो मतलब इसके हिसाब से 2 राज्यों में कांग्रेस है, 3 में से 2 राज्यों में। और अगर 2 राज्यों में कांग्रेस आती है तो क्या आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे कोई अलायंस शेप ले सकता है? एकदम हवा बदलेगी। फिर जो कांग्रेस की हवा अभी तक जो बार बार हर चुनाव पीटने के बाद कांग्रेसी अभ्यस्त हो गए थे, वो हवा अचानक बदलती दिखेगी और फिर 19 संभालना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस तेजी से कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और वो एक न्यूक्लियस बनेगा जिसमें अपोजिशन के लोग भी आएंगे। एनडीए के भी जो अलग अलग छोटे छोटे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं इधर उधर डोलते, वो सब शायद उस तरफ मुंह करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अब मैं विनोद जी को बुलाऊंगा। विनोद जी के आंकड़े क्या कहते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विनोद जी भी बहुत अच्छी भविष्यवाणी कभी कभी कर देते हैं और ये तो हमारा ओपिनियन पोल है। तो ओपिनियन कैसा है विनोद जी का? विनोद जी आपके भविष्यवाणी कई बार करते हैं, शुरू सही निकलती दिखती बात में गड़बड़ा है भी है 1-2 बार। खैर ये दीपक जी बहुत जल्दी आपने इस बार ओपिनियन पोल कराया, अभी तो टिकट भी जो है आधे मतलब कुछ बटे हैं कुछ रह गए हैं। हमने इस हिसाब से कराया क्योंकि छत्तीसगढ़ की पोलिंग जो है बिल्कुल सामने, 12 तारीख को बिल्कुल सामने है। हाँ, तो इसलिए हम सबके मतलब चूंकि टिकटों के बाद जो असर पड़ता है थोड़ा उसको ध्यान में रखा जाए, उस वेरिएशन को हम ध्यान में रख लेंगे अपने बहस के अंदर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं विनोद अग्निहोत्री जी का प्रोफाइल। विनोद अग्निहोत्री पत्रकारिता में 33 सालों का अनुभव, जी न्यूज, ईटीवी जैसे ग्रुप में काम किया, कई अखबारों और पत्रिका में वरिष्ठ पदों पर रहे। इसमें एक संशोधन है, ईटीवी मैंने काम नहीं किया, इन टीवी में किया है। इन टीवी में, ठीक है। और नवभारत टाइम्स से शुरू किया था मैंने, जिसका जिक्र नहीं किया इन्होंने, जो करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा करियर वही रहा। टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। चलिए, टिकटों का बंटवारा हो जाए, चलिए टिकटों का बंटवारा हो जाए तो ये क्लैरिटी भी आ जाएगी जी। तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से मतलब मैं देख रहा था कि आंकड़े हम लोगों के लगभग एक ही जैसे हैं, खाली इधर उधर फर्क है। मतलब इधर उधर ज्यादा फर्क है, क्योंकि इधर हो जाए तो फिर पाले हो जाए। हाँ, लेकिन नंबर जो है ऑलमोस्ट सबके जो है करीब करीब एक ही हैं। इधर हो जाए तो बीजेपी, उधर हो जाए तो कांग्रेस। हाँ, लेकिन इतना बड़ा फर्क तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आंकड़े जो है ऐसा नहीं वही 95, 120, 130 मतलब वो लगभग एक ही जैसे हैं। ये एक पहले एक सहमति जो है आंकड़ों पर बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो मेरा जो फीडबैक है जो मुझे मिल रहा है कि शुरू में बीजेपी का ठीक ठाक अपर हैंड था और बीजेपी अच्छा कर रही थी। कांग्रेस पहले कांग्रेस का बना, फिर कांग्रेस पिछड़ी और बीजेपी के लोग ज्यादातर इस पर भरोसा कर रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, सिंधिया, कमलनाथ आपस में लड़ेंगे और जिस तरह पहले 3 चुनाव हम जीते हैं वैसे इस बार भी जीत जाएंगे। लेकिन इस बार स्थिति यह है मध्य प्रदेश की कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने को तैयार नहीं है। नेता अगर झगड़ा भी करें, जैसे जो कहा जाता है बैठक में झगड़ा हो गया सिंधिया दिग्विजय के बीच में, कार्यकर्ता लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि भाई आपकी तो लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती बनी रहती है, आपके अफसर भी सुन लेते हैं, आप तो दिल्ली, भोपाल से दिल्ली चले जाते हो, पिटते तो हम हैं, तो हमें तो इस बार सत्ता चाहिए। तो एक तो ये एक वहां पर चेंज है। दूसरा ये है
कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस बार दिखाई पड़ रही है वहां पर, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार की हालत मध्य प्रदेश में यह है कि आप किसी अगर क्लर्क के यहाँ भी छापा मारो तो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, लोकपाल की हम सब जानते हैं। और ये कह के खाली हम नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, अगर हो रहा तभी तो पकड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है वहां पर। ये मैं नहीं कह सकता कि कोई व्यापक अकेले मुद्दा है, लेकिन एक जनरल भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। वहां पोस्टिंग्स को लेकर के जिस तरह के रेट हैं, काम कराने के रेट हैं, वो एक मुद्दा है। तीसरी बात यह है कि इस बार पहले की अपेक्षा ये तीनों नेता कम से कम उतना नहीं लड़ रहे हैं जितना लड़ने की वो अपेक्षा। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा, हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान का डाटा ले लें, क्योंकि राजस्थान की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पहले आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान का डाटा बता दीजिए, उसके बाद डिस्कशन। देखिए, छत्तीसगढ़ का मेरा डाटा यही है, मुझे अभी भी बीजेपी का थोड़ा एज लग रहा है। 42 सीटें मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, 40 में दे रहा हूँ कांग्रेस को, 8 सीटें में दे रहा हूँ योगी और बीएसपी के अलायंस को। जोगी, हाँ जोगी, मतलब जोगी और बीएसपी के अलायंस। योगी आपके मुंह पे कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो चलेगा नहीं। तो वो जोगी और बीजेपी, और जोगी का देखिए कितना यहाँ पर बैठ के दिल्ली हम लोग सोचते हैं कि वो कांग्रेस से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है जोगी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ जो सतरामी वाला एरिया है, वहां 12 में से 10 सीटें बीजेपी के पास है। तो जोगी अगर वहां कुछ सीटें जीतते हैं तो सीधा नुकसान बीजेपी का होगा, ये भी एक तथ्य है। और अभी जिस तरह के टिकट बांटे हैं जोगी ने, अपने लोगों को बीएसपी के टिकट भी दिलवाए हैं, उससे बीएसपी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की। राजस्थान के बारे में लगभग आम राय यही है कि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार, सभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह रहा हो कि कांग्रेस सरकार नहीं बन रही है। आंकड़े 10-5 सीटें आगे पीछे हो सकते हैं। तो वहां तो जो मेरा भी आंकड़ा 135 सीटों के आसपास है कांग्रेस का, और 65 सीटों के आसपास बीजेपी का है। अब उसके तमाम फैक्टर्स, अब ब्रेकिंग न्यूज देने वाले थे, अगर वो दे लें तो या मैं आगे बोलूं। राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत। एक मिनट के लिए रोकूं, राजस्थान से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस से एक बड़ी खबर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने एआईसीसी में अपने 4 सचिवों को उनके पद से हटा दिया है। इन चारों पर राजस्थान का प्रभार था। चारों सचिवों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन चारों सचिवों पर कार्रवाई हुई है। उनका नाम है विवेक बंसल, निजामुद्दीन, तरुण कुमार और देवेंद्र यादव। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास। रजत, ये मामला क्या है? 4 सचिव प्रभारी जिसको आप कहते हैं, वो राहुल गांधी ने लगाए थे एक महासचिव के नीचे, अविनाश पांडे के नीचे। और इस बार जो सचिव का रोल था वो बड़ा था कैंडिडेट सिलेक्शन में, स्क्रीनिंग कमेटी में। तो इन चारों के ऊपर ये आरोप है, करप्शन के आरोप है कि इन्होंने गलत कैंडिडेट्स का चॉइस किया है। जो कैंडिडेट सर्वे में थे, जो कैंडिडेट्स की विजिबिलिटी हाई थी, उनका नाम नहीं है। इनकी पर्सनल चॉइस के कैंडिडेट्स आगे थे। राहुल गांधी इस बात से नाराज थे। एक बार मीटिंग में भी उन्होंने डांटा था इन सेक्रेटरीज को, और उसके बाद सूत्रों से यही खबर हमको मिल रही है कि इन चारों को फिलहाल मना कर दिया गया है। कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में ये चारों सचिव नहीं रहेंगे, चारों मौजूद नहीं रहेंगे। विनोद अग्निहोत्री, यहीं से हम शुरू करते हैं। ये 4 सचिव हैं। क्या है? मुझे लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनाउंस नहीं हुए हैं, टिकट अनाउंस नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का नेचर हमेशा से हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर रहा है, लेकिन राहुल गांधी की इस कार्रवाई को आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी की बड़ी निर्णायक कार्रवाई है। इसका बैकग्राउंड में बता दूं, पृष्ठभूमि इसकी है। 3-4 दिन पहले राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को बुला करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और उन्होंने कहा था, ये जो हमारे सह प्रभारी हैं, ये जिस तरह से पार्टी को जिताने गए हैं या हराने गए हैं, ये उनकी टिप्पणी थी। तभी लग रहा था कोई ना कोई कार्रवाई होगी, और वो सामने आ गई। तो क्योंकि वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी खींचतान मुख्यमंत्री पद को लेकर रही है, उसमें राहुल गांधी ने बड़ी भूमिका ही निभाई है। ये कम से कम प्रकट रूप से राजस्थान में अब उस तरह लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही है दोनों के बीच में। टिकटों के बंटवारे में दबाव चलेगा, वो सब चलेगा, खींचतान भी होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ जाती है, खासकर दिग्विजय सिंह को लेकर के। वहां भी सिंधिया और कमलनाथ को लेकर साथ वो चल रहे हैं। तो ये एक तो कामयाबी उनकी है, बल्कि बीजेपी में ज्यादा वहां लड़ाई दिखाई पड़ी। और देखिए, मतलब मानवेंद्र सिंह जिस तरह पार्टी छोड़ गए, घनश्याम तिवारी अलग हो गए, और वसुंधरा राजे जिस तरह से अड़ी रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कितना समय लगा। तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व में राजस्थान की जो इकाई है वसुंधरा राजे, उनको हैंडल करने में उतना सहज नहीं है जितना कि और राज्यों में है। तो ये एक बड़ा कारण भी है। दूसरा, किसानों का असंतोष। और मैं एक बात कह दूं कि ये बात सही है जो अरविंद जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य के स्तर पर ही, जो पिछले दिनों केंद्र सरकार को लेकर के भी जो संतोष पैदा हुआ, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बड़े दाम हो, या इसको लेकर के महंगाई को लेकर के, और तमाम सारे मुद्दे, उनका भी कहीं ना कहीं अवचेतन में लोगों के असर पड़ रहा है। और जिस राज्य में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, राजस्थान में, वहां ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप
एक ट्रेंड चल रहा है तो उसमें ये चीजें फिर एड ऑन हो जाते हैं। आज अगर मध्य प्रदेश में आप 95 सीटों पर मान लीजिए जो लोग भाजपा के जीतने की भविष्यवाणी या आकलन कर रहे हैं वो भी अगर मध्य प्रदेश में 90-95 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं तो कहेंगे उनका भी असर है उन मुद्दों का भी। और छत्तीसगढ़ में तो चूंकि दोनों के बीच फर्क इतना कम रहा है 0.75% का, अनुज जी मुझे सही करेंगे, करीब इतने 4 चुनाव 1.5% का फर्क रहा है। और 7%। हाँ, और 2013 में तो बिल्कुल कांग्रेस का ग्राफ उल्टा था, केंद्र की भी एंटी इनकम्बेंसी थी और वहां जिस तरह से अजीत जोगी के भीतरघात और बहुत सारी चीजें तो पूरे काफी सारे फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे फैक्टर थे। इस बार कांग्रेस को ही लगता है कि वो नहीं, हालांकि बस कांग्रेस का जो माइनस पॉइंट वहां पर है कि कोई उनके पास स्ट्रांग लीडर आज की तारीख में नहीं है और कई बार ये प्लस पॉइंट भी हो जाता है। लीडर भी नहीं है, लीडरशिप भी नहीं है, लीडर नहीं तो लीडरशिप भी नहीं होगी, जाहिर है, लेकिन कई बार ये प्लस पॉइंट भी हो जाता है क्योंकि जब सभी हल्के हैं तो उन हल्कों को हैंडल करना आसान हो जाता है। चलिए इसी बात पे मैं बुलाता हूं प्रदीप सिंह जी को। प्रदीप सिंह आइए और अपना आकलन बताइए। विनोद जी, सबसे पहले प्रदीप जी का प्रोफाइल। प्रदीप सिंह, ओपिनियन पोस्ट में 36 साल का अनुभव, कई अखबारों और पत्रिका में काम किया, लुकआउट, अमर उजाला और संडे ऑब्जर्वर में रहे। बोलिए सर। देखिए दीपक जी, एक बात बड़ी स्पष्ट कि जो सबके आंकड़े देख लिए हम लोगों ने, सबके देखे हैं, मेरा भी आंकड़ा सामने है। मुझे लगता है कि जो इस चुनाव के नतीजे से मेरा जो आकलन अनुमान है अगर वो सही होता है तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज निकलेगा। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके 3 ही उदाहरण मुझे जो याद आ रहे मिलते हैं, एक पश्चिम बंगाल का, दूसरा गुजरात का और तीसरा उड़ीसा का, जहां 3 बार से ज्यादा चौथी बार सरकार आई है। तो छोटा स्टेट है। हाँ ठीक, चीफ मिनिस्टर आज वो है पवन चामलिंग का। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके अगर छत्तीसगढ़ पंजाब में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है तो उसका मैसेज ये है कि 50 और 60 के दशक में उसी तरह से तुलना नहीं करेंगे। कांग्रेस जिस तरह से वर्चस्व था, राजनीतिक वर्चस्व देश की राजनीति पर, उस वर्चस्व के दौर की शुरुआत हो सकती है, होगी कि नहीं ये पता नहीं। तो मेरे जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 120, कांग्रेस को 90 और अन्य को 20। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55, कांग्रेस को 40, अन्य को 5। राजस्थान में बीजेपी को 75, कांग्रेस को 115 और अन्य को 10। यानी आपको भी नहीं लगता कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचेगी? देखिए, हम जो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को 15 साल की बीट करेगी, तो आप तीनों राज्यों की तुलना कीजिए। राजस्थान में आपको जाते ही या वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, बात कीजिए, एक बात सामने आती है कि लोग इस मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। ये बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देती, जबकि राजस्थान में सिर्फ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल की है। देखिए 15 साल की बात करी आपने और 15 साल के बाद देखिए दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, साल दर साल दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, जबरदस्त जाम पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। तो आप भी सोच लीजिए जब आप घर जाएंगे तब आपको किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये नए विजुअल्स आ रहे हैं, अभी अभी के ताजा विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरह का जाम लगा हुआ है। आप गुजर के आ रहे हैं बड़े लंबे जाम से और उसमें फंस के निकल के आ रहे हैं। जी बताइए, कंटिन्यू करें। तो दूसरी बात ये कि राजस्थान की देश की समृद्धि बता रहा है, ये जो जाम है ये देश की समृद्धि का, ये तर्क तो नहीं देंगे आप? नहीं, ये जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। एक आपने पैराडॉक्स आपकी बात में है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को घटा बताते हुए अगर ये लोग आते हैं, जिसके चांसेस हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज होगा पॉलिटिकल अक्रॉस द कंट्री। लेकिन तब आप राजस्थान को इग्नोर कर देते हैं कि राजस्थान का जो मैसेज जाएगा वो क्यों नहीं बड़ा होगा? राजस्थान भी तो है ना। बिल्कुल, देखिए फिर वही बात आती है गवर्नेंस की, लीडरशिप की, गवर्नेंस की और पब्लिक परसेप्शन। नहीं, लीडर तो वसुंधरा भी बड़ी है, लीडर वसुंधरा है, गवर्नेंस के फ्रंट पे नहीं चल पाई। आप देखिए पिछली बार भी 2008 में भी हारी थी। और उसके अलावा परसेप्शन, नेता को लेकर, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जो आम परसेप्शन है वो नेगेटिव है कि ये तो मतलब जब ये परसेप्शन का ही खेल है पूरा, तो परसेप्शन देखिए कोई एक फैक्टर नहीं होता,
बहुत से फैक्टर, जहां आप लंबे समय तक हैं वहां आपकी कमियां ज्यादा उजागर होने की संभावना होती है, और एक फैटिग का भी फैक्टर होता है। तो राजस्थान जो है, अभी तक पंजाब और राजस्थान था एक तरह से जहां हर बार बदलता था। पंजाब कह रहा हूं उदय प्रदीप जी कि आप कभी भी इसको नेशनल लेवल पे इसको फैला के नहीं देख सकते। नहीं, हमने कि अक्सर होता है कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। हमने कहा ये बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व का के शुरुआत का संकेत हो सकता है, ऐसा होगा ही, ये जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं आई है कि अगर वो लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दे तो वो भी चुनाव जीत जाए। कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस लैंप पोस्ट को टिकट दे देगी तो वो भी चुनाव जीत जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि उन दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। वो पार्टी कांग्रेस की 50 और 60 के दशक की आजादी के आंदोलन की वारिस थी, आजादी के आंदोलन से निकलकर नेता है, बहुत कद्दावर नेता थे। तो आज की राजनीति से उस समय की राजनीति की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर पिछले 25-30 साल में जिसको देश का मसीहा माना गया 2014 में, अगर उसका इकबाल इतना कम हो रहा है कि चीफ मिनिस्टरों के लिए लालायित है कि चीफ मिनिस्टर का अपना परफॉर्मेंस कैसा है, तो कहीं ना कहीं चीजें तो बदली है ना। नहीं, देखिए, नहीं, हम ये तो नहीं मानते कि जो है अगर प्राइम मिनिस्टर की छवि अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हर चुनाव जीतेंगे, हर राज्य में जीतेंगे। देखिए, केंद्र का चुनाव जीतना और राज्य का, ये दोनों अलग हैं और बहुत से फैक्टर होते हैं उसमें। ठीक है, उसका समय नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये मिले जो नतीजे होंगे, अगर राजस्थान कांग्रेस जीतती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कंसोलेशन प्राइज जो आपका मतलब आकलन है, अभी मिजोरम और तेलंगाना की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप, इसका तो मैसेज ये होना चाहिए कि जो वोट मिला है वो राज्य के लिए मिला है, चाहे राजस्थान में और चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। इसको केंद्र से फिर उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई मैसेज ही नहीं है उसको। नहीं, हम केंद्र मैसेज उत्तम होगा जब एक तरफा नतीजे केंद्र और राज्य की बात ही नहीं की हमने, तो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के लिए भी कह रहा हूं, भाजपा के लिए ही। देखिए, अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जीतती तो उसका मैसेज अलग होता। राजस्थान मान के लोग चल रहे हैं आज से नहीं, 6 महीने साल भर से, बल्कि उससे भी ज्यादा समय से, कि बीजेपी हारने जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा आकलन नहीं है। जो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी मध्य प्रदेश में, वो भी मान रहे हैं कि टफ है कंटेस्ट। ठीक है, मैं जल्दी से अनुज गुप्ता जी को बुला लेता हूं, वक्त बहुत कम है। फिर हमारे पास एक कंक्लूडिंग सवाल है जो बेहद महत्वपूर्ण है देश की आने वाली राजनीति के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं अनुज जी का प्रोफाइल। अनुज गुप्ता, पत्रकारिता में 30 साल का अनुभव, संसद के सेंट्रल हॉल से खबरें निकालने की प्रतिभा, 3 पुस्तकें मतदान आंकड़ों पर लिखी, और नवभारत का ब्यूरो प्रमुख हूँ पिछले 20-22 सालों से। और मैं आपके अंडर में काम कर चुका हूँ, आपने मुझे नौकरी दी थी, मुझे वो भी याद है। आप आंकड़ा बताइए फटाफट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दीपक जी, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 125 सीटें आसानी से लेकर के सरकार बनाएगी, कांग्रेस 95 पर सिमट जाएगी। छत्तीसगढ़ थोड़ा डाइजी मुझे लग रहा है, क्योंकि वोट कटिंग बहुत तरीके की हो रही है, इसलिए मैंने 43-43 दोनों को देते हुए, बराबरी की टक्कर देते हुए, 4 अदर्स में जो जोगी और बसपा, तो जोगी साहब के हाथ में कहीं चाबी न चली जाए छत्तीसगढ़ की, ये एक बड़ा सवाल है। और राजस्थान, मुझे लगता है ये उतनी भी बुरी हालत बीजेपी की नहीं है जितना माहौल बनाया गया है। फिर भी मैंने कांग्रेस को 110 और बीजेपी को 80 सीटें दी हैं। ये 1-1.5% वोट से ये राज्य पलटेगा। लेकिन अब मैं यहाँ एक कैवेट बोलना चाहता हूँ, एक आंकड़ा देना चाहता हूँ दीपक जी आपको। उज्ज्वला योजना में ही इन तीनों राज्यों की राजनीति को पलटने का पूरा मादा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 26 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं, और एक परिवार में औसतन 3 मेंबर 3 वोटर मान के चलते हैं, तो 78 लाख वोटर होते हैं वो। जबकि पिछले चुनाव में भाजपा को 53 लाख और कांग्रेस को 52 लाख वोट मिले थे। यानी जितना भाजपा को मिला उससे अधिक को उसने लाभ दिया इस बार। मध्य प्रदेश में 52 लाख कनेक्शन दिए गए हैं, और यानी 1,65,00,000 वोट बीजेपी यदि जुगाड़ कर सकती है उनसे तो ले सकती है, जबकि बीजेपी को मिला केवल 1,51,00,000 था और कांग्रेस को 1,23,00,000। उसी तरह राजस्थान में 42 लाख से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि बीजेपी के वोट 1,39,00,000 और कांग्रेस के 1,02,00,000 थे। तो यानी ये उज्ज्वला योजना जो धर्मेंद्र प्रधान ने लागू की है, बजट से प्रधानमंत्री मोदी ने लागू कराई है, उसमें गरीबों के वोट लेकर के बीजेपी सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो गरीब वोकल नहीं होता है,
अभी खामोश है। वोट कैसा डालेगा मुझे पता नहीं। वोट कैसा डालेगा आपको पता नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के परिणाम आए तो नेशनल लेवल पर कोई अलायंस मोदी के खिलाफ बन सकता है या नहीं? दीपक जी देखिए, इन 3 हिंदी भाषी राज्यों का बीजेपी के लिहाज से केवल इतना महत्व है कि यदि वो जीतती है तो हाँ जी हम जीत रहे हैं, मगर कांग्रेस यदि जीतती है तो फिर कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और वो बाकी दल उसके इर्द गिर्द जो अभी छिटकना चाहते हैं वो सब चिपकना चाहेंगे उस समय। 2003 को हम याद करें, इन तीनों राज्यों में भाजपा आ गई थी लेकिन केंद्र में नहीं आ पाई थी, क्योंकि इन्हीं राज्यों से उसकी जो सीटें 137-38 आई थी उनमें से आधी इन्हीं में से आ गई थी, बाकी जगह साफ हो गई थी वो। इसलिए मैंने कहा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये। लेकिन कांग्रेस यदि सीटें निकालती है, अभी कितनी है, 2 बाई इलेक्शन में यहाँ जीते, 1 बाई इलेक्शन में वहां जीते, वो 3 सीटें और 3 पहले की 6 सीटें इन राज्यों में है केवल कांग्रेस की। तो यदि उनके उसके मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीटें बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी भाजपा से अधिक सीटें हो जाएंगी ये कहना गलत होगा, क्योंकि 1998 में इन तीनों राज्यों में तब 2 थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 था और राजस्थान। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 1999 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश 40 का, छत्तीसगढ़ मिलाकर 27 सीटें भाजपा को गई थी और राजस्थान में 25 में से 16 सीटें भाजपा को गई थी। ठीक है, राहुल जी को बुलाऊंगा। राहुल जी आप आइए। राजस्थान में 21 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा रही हैं, मगर पैमाना नहीं है कि सरकार आएगी तो आप पलट लोगे करके। राहुल देव जी प्रोफाइल देख लेते हैं पहले। राहुल देव जी भी उसी जाम में फंसे हुए थे जिसकी तस्वीरें अभी अभी हमने आपको दिखाई हैं। राहुल देव पत्रकारिता में 40 साल का अनुभव, जनसत्ता अखबार में पूर्व संपादक रहे, कई न्यूज चैनलों में वरिष्ठ पदों पर काम किया। सर मेरा इतना ही वक्त है कि आपका डेटा हम पढ़ के सुना दें। हाँ बस मैं आप सुना देंगे कि मैं सुना नहीं, आप सुना दीजिए। चलिए, तो वो है मेरे सामने है। तो मैंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 दी हैं और कांग्रेस को 112। छत्तीसगढ़ में बड़ा नेक टू नेक है। हाँ बिल्कुल, नेक टू नेक है, नेक टू नेक निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े जैसे अंतर हम देखते आए हैं उनकी गुंजाइश मुझे ये नहीं लगती, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो हार जीत का मार्जिन है वो इन दोनों प्रदेशों में लगातार कम होता रहा है। तो इस बार वो अचानक बड़ा हो जाएगा उसकी तो कहीं कोई दूर से गुंजाइश नहीं है। और यही स्थिति हमें छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है, जहाँ पे मैंने 47 दिए हैं बीजेपी को और 42 दिए हैं कांग्रेस को। 47 में सरकार बन जाएगी। हाँ, तो सरकार बनती मुझे दिख रही है, क्योंकि जो मायावती और अजीत जोगी का गठबंधन बना है वो ज्यादा नुकसान मैं समझता हूँ बीजेपी को ही, कांग्रेस को ही पहुंचाएगा और खेल भी वो बीजेपी का ही लग रहा है। तो बीजेपी को उससे कुछ अतिरिक्त फायदा हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजस्थान जो मैं समझता हूँ कि सबको दिख रहा है बहुत साफ, तो राजस्थान में मुझे बीजेपी को 65 सीटें मिलती दिखती हैं और कांग्रेस को 135। मैं सबसे एक सवाल जानना चाहूंगा राहुल जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास बचा नहीं है। मुझे किसी एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा था कि इन चुनाव के परिणामों को देखने के बाद लोग ये डिसाइड करेंगे कि नेशनल लेवल पर मोदी के खिलाफ कोई अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा। आपको लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद वो अलायंस बन पाएगा, हाँ या ना? हाँ, बन पाएगा। अरुण जी? जी बन पाएगा। अरविंद जी? 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5-0 अगर बीजेपी के लिए होता है या 4-1 होता है, 3-2 होगा तब तो शायद कुछ हवा थमेगी। अगर 4-1 भी होगा तो बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हो जाएगी। नहीं, अगर तीनों जीतती है कांग्रेस तो रास्ता खुलेगा, बनेगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन रास्ता खुलेगा। मुझे लगता है बनेगा। नहीं, वो बनने की मजबूरी है, क्योंकि जिंदा रहना है तो बनाना पड़ेगा। लिहाजा मायावती और अखिलेश में तो है ही है, कांग्रेस के साथ बनेगा ही और कोई सवाल नहीं है कि अपोजिशन यूनिटी ना हो। हाँ, कितना इफेक्टिव होगी ये इंडेक्स कितना होगा वो अपोजिशन यूनिटी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या 2019 में लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, क्योंकि अगर ये टक्कर छितरी हुई, अलग अलग पार्ट्स में हुई तो वाकई मोदी के लिए 2019 की राह बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष में एकजुटता होती है, जो कि इन चुनाव के परिणामों के बाद हमको काफी हद तक समझ पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इन चुनाव के परिणामों से पहले हमारा ये सिर्फ ओपिनियन पोल था, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे थे, हम सिर्फ राय दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, सिर्फ इस आधार पर जो हमने ग्राउंड पर महसूस किया है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि चुनाव की सबसे बेहतरीन कवरेज आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेगी, इसीलिए वोटिंग के दिन
वोटिंग के बाद मतगणना के दिन 11 तारीख को आप जरूर देखिए इंडिया न्यूज, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे तेज नतीजे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे।